बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलो से मदीहाल मास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई थी। इस सवाल का जवाब सरबराह तहरीक इंसाफ कई बार दे चुके हैं और वो हर बार किसी नए शख्स पर इल्ज़ाम धर देते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत गिराने की तैयारी हो रही थी तो सरबराह तहरीक इंसाफ ने इसे अमरीकी साजिश करार देते हुए एब्सोल्युटली नॉट का नारा बुलंद किया था। जब इन सियासी नारों की गूंज अमेरिका तक पहुंची तो आएँ बाएं शाएं करके अपने दावे से यू टर्न लिया और अमेरिका को बरी जिम्मा करार देते हुए मलबा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के सर थोप दिया। अवामी जलसों में मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गलीज अलकाबात से भी नवाजा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डील कराने के लिए ईमान सदर बुलाया तो वापस जाकर मेगा यूटर्न ले लिया और अपनी हुकूमत के खात्मे को लंदन प्लान का नतीजा करार देते हुए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ साजिशी बयानिया बदलता रहा। जब निगरान हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना था तो अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश का जिम्मेदार तने तनहा निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को करार दे दिया। कभी आईजी पंजाब पर मलबा डाला तो कभी किसी और पर। इल्ज़ामात की इस सीरीज में आज एक नया मोड़ आया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सरबराह तहरीक इंसाफ ने आज एक और दावा किया है कि उनके खिलाफ साजिश जनरल बाजवा ने उस वक्त के अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू से मिलकर की थी, जिसका मतलब यह है कि इसमें अमरीका शामिल नहीं था। ये महज दो अफराद की बाहमी साजिश थी। मजीद उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि साफिर केस में वो जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशल्स को बतौर गवाह अदालत बुलाने के ख्वाहिशमंद है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासत किस जानिब जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलूँ जी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप, और नाज बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अली एजाज बुटर साहब हमारे साथ हैं, आप वकील सरबराह तहरीक इंसाफ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, अगर हम इस वक्त सियासी सूरत हाल की बात करें तो आपको क्या लग क्या रहा है कि इस वक्त मुल्की सियासत जो है वो किस जानिब जा रही है? क्योंकि सबसे पहले तहरीक इंसाफ से ही आगाज़ कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में हो तो बुज़दार ले आते हैं, मंधार में हो तो गौहरे नायाब जो है वो ढूंढ लाते हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? खान साहब को डमी लोग पसंद हैं, वो कमज़ोर लोगों को बड़े ओहदे देकर उनको रिमोट कंट्रोल से चलाने के आदी हैं। पहले उन्होंने ये बुज़दार के लिए महमूद खान के ज़रिए ये काम किया, अब वो बैरिस्टर गौहर खान के ज़रिए ये काम करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि एक कमज़ोर चेयरमैन हो जो उनकी बात मानता रहे, इसीलिए किसी सियासी आदमी को नहीं बनाया गया क्योंकि वो फिर सी फैसले करेगा। उन्हें तो एक अंगूठा छाप चाहिए था जो उनकी बातों पर चुप करके अंगूठा लगा दे, तो वो उसकी तलाश में थे जो उन्होंने। इसलिए गौहर खान का तो कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि 4 महीने पहले वो पीटीआई में आए हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे। तो इसलिए ये कोई खान साहब ऐसे ही पॉलिटिकल फैसले करते हैं और उसी की वजह से आज उनका ये हाल है। ये भी वैसा ही एक फैसला है। ठीक है, इस फैसले को आप वैसे ही एक डमी के तौर पे, जैसे वो खुद किरदार अदा करते रहे, आप कह रहे हैं कि मजीद भी उनको एक डमी दरकार थी, इसी वजह से ये नाम सामने लाया गया उनकी जानिब से। नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ हैं। नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज बलोच साहिबा, जो बिलावल साहब की हालिया जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है नून लीग को आजकल काफ़ी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं पंजाब से, वो सिंध की फ़िक्र छोड़ें और पंजाब की फ़िक्र करें। ये बताइएगा, जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, इंतखाबात की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हो क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाबात में डेफिनेटली हर सियासी जमात जो है वो अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपनी आवाम से एक अपना चार्टर तैयार करती है कि हम आएंगे तो हम आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये क्रेडिट जाता है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसको जब हुकूमत मिली तो हमने सिर्फ बातों के नोट नहीं छापे, हमने काम करके दिखाया। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाना और पुल और ब्रिजेस बनाना नहीं होता, हमारा
हमारा जो फोकस हमेशा रहा पीपल्स पार्टी का, वो लोगों को पहले रोजगार मुहैया कराना, लोगों को एम्पावर करना, मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाना, और हमारा जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर ज़राअत को अहमियत देना, ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने हर दौरे हुकूमत में काम किया और अपने रिसोर्सेज के ऊपर काम किया। सीपैक जैसे मंसूबे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्रेन चाइल्ड है, तो ये वो कारनामे हैं। BISP जैसे प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दिया। सेहत के शोबे में आप जाके देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर में अगर आप मवाजना करें तो सिंध वाहिद सूबा है जहां पे आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन से लेके कार्डियोलॉजी के बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है। चाहे आप इस बात की अगर आप जो है पूरे सिंध भर में जाके देखें तो आपको सैटेलाइट यूनिट्स जो है वो मुतारिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करा के दिया, और रूरल एरियाज के अंदर देही इलाकों के अंदर भी हमने लिवर ट्रांसप्लांट से लेके किडनी ट्रांसप्लांट के फ्री हॉस्पिटल्स बना के अवाम को फराहम किए हैं। तो ये वो कारकर्दगी है जो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी डिलीवर माजी में कर चुकी है। हम जब अवाम के पास जाते हैं तो हम अवाम को ये अपने आगे के आने वाले वक्त में जो है हम अवाम के लिए क्या फैसले जो है हम समझते हैं कि बेहतर फैसले ऐसे जो किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले, जिससे अवाम को रोजगार मिले और एक सांस जो है वो खुलकर अवाम ले। इस वक्त तो घुट घुट के जो महंगाई के बोझ तले अवाम दबी हुई है और जो टैक्सेस की भरमार एक आम अवाम के ऊपर है, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको आप जो है आपने देखा कि चीदा चीदा PTI के दौरे हुकूमत में जिस तरह लोगों को रिलीफ दिया गया, सब्सिडीज दी गई और अवाम पे बोझ डाला गया, ये तमाम बोझ को हटाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी बेहतरीन पैकेजेस जो लेकर आएगी उसको लेकर हम अवाम के पास जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताती चलूं कि यही वजह है कि जहां पे हमें हमेशा कहा जाता था कि जी ये सिंध के देही इलाकों की जमात है और कराची जैसे अर्बन एरिया में और सिटी में इतना ज्यादा जो है पजीराई नहीं, ये हमारे मुखालिफिन हमें इस किस्म के ताने दिया करते थे। लेकिन आज आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कराची का मेयर तक हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला है। तो ये वो चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि अवाम जब देखती है, जब चीजों को समझती है, वो एक खौफ के आपको पता है के हालात थे। कराची में एक तवील अरसा कराची एक दहशत की नजर था, लेकिन अब मुल्क में माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर हैं, अमन अमान की सिचुएशन जो है वो बरकरार रहे तो मुल्क के अंदर जो है तरक्की के रास्ते खुलते हैं रोजगार नौजवानों के लिए। और बिलावल भुट्टो चूंकि खुद एक नौजवान है तो वो नौजवानों की जो है तर्जुमानी भी बेहतर अंदाज से करते हैं। बतौर यंगेस्ट वजीर खारजा उन्होंने कम अरसे के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को एक आइसोलेशन से निकाला, वो भी आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो हमारे पास अपनी कारकर्दगी है, वुमेन एम्पावरमेंट में पीपल्स पार्टी सबसे आगे बढ़कर काम करती है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी कारकर्दगी। आपने कहा कि सिंध के अंदर आपने काफी डेवलपमेंट के काम किए हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं नाज बलोच के वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के दही इलाकों का भी जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा कि वहां पर सेहत की जो सहूलियात हैं पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में किसी भी जगह पर नहीं है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? पीपल्स पार्टी ने वाकई डिलीवर किया है सिंध के अंदर? जैसे कराची में मेयर के इंतखाबात इन्होंने कराए जिसमें PTI के लोगों के वोट हासिल किए, MQM का बाइकाट था, और जिस तरह माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाया, अगर कौमी इंतखाबात वैसे करवा लिए जाएं तो पीपल्स पार्टी को कबूल होगा। क्या इनके वोट पूरे थे मेयर के लिए जो इन्होंने मेयर बनाया, या मुखालफिन के वोट ज्यादा थे और उन्होंने उसको कम किया PTI के लोगों को गायब करके और जमात इस्लामी का मैंडेट चुरा के तो ये मेयर बने जिस पे आज ये क्रेडिट ले रहे हैं। तो जिस तरह का इलेक्शन इन्होंने कराची के मेयर का कराया है, अगर कौमी इंतखाबात वैसे करा दिए जाएं तो पीपल्स पार्टी को एतराज तो नहीं होना चाहिए कि अगर PTI भी ना हो। अगर आज लेवल प्लेइंग फील्ड कौमी इंतखाबात में तो मांग रहे हैं, कराची में दी इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड। आप पूछ लें इनसे कि इनके आज भी वोट गिनने के मुखालफिन के ज्यादा हैं या मुर्तजा आपके ज्यादा हैं। और ये जैसे सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने थे ना आसिफ जरदारी साहब के ऑपरेशन के नतीजे में, वो जो बलोचिस्तान ऑपरेशन उन्होंने किया था, और माइनॉरिटी के सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए थे, इसी तरह माइनॉरिटी के मेयर कराची बन गए हैं। तो ये जरदारी साहब की सियासत हमने बहुत देखी है कि वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कैसे चेंज करते हैं।
जो नहीं, अभी तो नाज है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अभी नाज बलोच कह रही थी, वो कह रही थी कि अभी वो जरदारी साहब की सियासत का उन्होंने जिक्र नहीं किया, वो बिलावल की सियासत का कह रही हैं कि नौजवान है वो यकीनन आगे आएंगे तो कुछ अच्छा ही हमें तो जरदारी साहब बता रहे हैं कि बिलावल अभी अनट्रेंड है और अभी ना तजर्बाकार हैं। जरदारी साहब चीख के हमें बता रहे हैं, तो आप बता दें कि एक अनट्रेंड और एक ना तजर्बाकार के हवाले मुल्क कर दें, जिसका वालिद कह रहा है कि अभी मेरा बच्चा अनट्रेंड है, अभी इसको समझ नहीं है, अभी इसको बहुत सीखना है। आप कहते हैं मुल्क की कमान उसको दे दें जो अभी अनट्रेंड है। पहले वो अपने वालिद को तो मना लें कि मैं इस काबिल हो गया हूं कि मुल्क की कमान चला सकता हूं। अभी तो उनके वालिद ही कह रहे हैं वो अनट्रेंड है। या वालिद अपने बयान की माफी मांग ले या बेटा बाप से माफी मांग ले, वो पहले आपस में सेटल तो कर लें कि कौन अनट्रेंड है कौन ट्रेंड है। दूसरों से क्या बात करेंगे कि मेरा मतलब है कि वो तो जरदारी साहब का इंटरव्यू उन्हें सुनवा दें कि वो अनट्रेंड है, हमने तो नहीं कहा। ठीक है, अभी बिलावल की जो हालिया अभी उन्होंने जवाब दी है, नाज बलोच साहब आप पे भी आएंगे, आपका भी मौक़िफ़ लेंगे। अभी बिलावल साहब ने जो अभी हालिया बात की है, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं, आप भी सुनिए, फिर वापस आप ही की तरफ ले आऊंगी। जी, बहुत ही कोशिश रायबंच की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात वो बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल सकते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। बिलावल साहब ने कहा कि हवाओं का रुख जो है वो अब बदल रहा है। नाज बलोच साहब, क्या आप हवाओं का रुख क्या बदलता हुआ देख रही है आपकी पार्टी? पहली बात रही कराची की बात हो रही थी, तो मैं जरा मुजम्मिल साहब आपकी गोशगुजार करना चाहती हूँ कि कराची शहर से मेरा ताल्लुक है और कराची शहर के डायनामिक्स कुछ यूं है कि वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपकी इत्तलात के लिए, डिस्ट्रिक्ट मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उधर की चेयरमैनशिप हमारे पास रही, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा, डिस्ट्रिक्ट साउथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा। आपके पास जो है यहाँ तक कि अभी बल्दिया टाउन के जो इंतखाबात हुए थे कौमी असेंबली के निशस्त और मलीर से जो खुद बाई इलेक्शंस हुए, उसके नतीजे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीट इजाफी कौमी असेंबली में लेकर आई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी मेजोरिटी है। अब आप जमात इस्लामी का अगर गिनवा दें तो उनके कौन से चेयरमैन अगर आप जानते हो तो आप मेरी नॉलेज में बता दीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में कब पीपल्स पार्टी के जो जमात इस्लामी के तादाद जो है वो हमसे ज्यादा थी। तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करने से पहले अगर आपको इतना ही एतराज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेयरशिप के ऊपर, तो आप जाके अदालतों में चैलेंज कर लीजिए। तो मेरा ख्याल है टॉक शोज के ऊपर सिर्फ इल्जाम तराशी से बात नहीं चलती, हम अपनी लीगल ग्राउंड के ऊपर आज हमारा मेयर मौजूद है। आपको शायद पसंद हो ना पसंद हो वो आपकी जाती राय है। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि बिलावल भुट्टो साहब की आपने बात कही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो एक कमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर यकीन करने वाली सियासी जमात है। गुज़िश्ता साल ही पार्लियामेंट ने 50 साल मुकम्मल किए आईन पाकिस्तान के, जिसका सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, क़यादत को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो को जाता है। तो ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कलीदी कुर्बानियां देने वाली सियासी जमात जिसने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की कुर्बानी दी, मेरे ख्याल है उस सियासी जमात को ट्रेनिंग और अनट्रेनिंग की आप बात ना करें। हाँ, ये जरूर बात है कि जिस किस्म के गलत चालें सियासत में चली जाती हैं, जिस किस्म की खौफनाक रविश सियासत में इस्तेमाल होती है और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी को पीछे रखते हुए सियासत के अंदर बैकडोर के थ्रू जिस तरह से लोग अपनी अगर बातें मनवाते हैं, तो उन गलत रास्तों को जांचने के लिए इंसान को वक्त लगता है समझने में। लोग अपनी सियासी तजुर्बे से खुद भी सीखते हैं। वो एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, उनको ट्रेनिंग जो है वो आप और मैं नहीं सिखा सकते। वो उन्होंने अपने बचपन से खैर नाज बलोच साहिबा, ये मैं और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब तो कह भी नहीं रहे हैं, ये तो आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि अभी अंडर ट्रेनिंग है बिलावल। खैर हमारी तरफ से कहा भी नहीं जा रहा। ठीक है, अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी चलते हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की जानिब। जो हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर, इस पे क्या कहेंगे आप? बड़े अच्छे ऑप्शंस थे, अली मोहम्मद खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अकबर एस बाबर ने तो ये तक कह दिया कि अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं वो।
मुझे नहीं लगता ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन सस्टेन कर सकेंगे। ये इलेक्शन कमीशन से नल एंड वाइड हो जाएंगे, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीटीआई को यहाँ बल्ले का निशान खोना पड़ेगा, यहाँ सही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन सस्टेन करेंगे। मुझे लगता है ये इलेक्शन इन्होंने अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर ली हैं इस किस्म का इलेक्शन करवा के। इससे बेहतर था कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा देते। अगर अकबर एस बाबर लड़ के और हार जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि आपने उनको लड़ने का मौका नहीं दिया। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं पीटीआई के, ये कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो सर ये कोई अनोखी अनहोनी चीज़ तो नहीं हुई ना तहरीक इंसाफ की तरफ से? नून लीग और बाकी सियासी जमातों का अगर देखें तो उधर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं इंतखाबात में, फिर वो पार्टिसिपेशन भी उनकी बाकायदा होती है, फिर वो जीत भी जाते हैं। देखिए, एक प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आप कहते हैं कि ये हमारी वोटर लिस्ट है, 9 बजे कागज जमा होंगे, 11 बजे तक कागज जमा होने का वक्त है, 12 बजे स्क्रूटनी होगी, 2 बजे फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर 3 बजे के बाद पोलिंग होगी। जो तरीकाकार है, आपने एक इलेक्शन शेड्यूल देना था। आपने ना वोटर लिस्ट दी, ना कागज जमा होने का वक्त दिया। 15 मिनट में पूरा चेयरमैन का इंतखाब तो मुमकिन नहीं है। चारों सूबों के ओहदेदारान, मरकजी ओहदेदारान, चेयरमैन आप 15 मिनट में तो मुंतखब करके नहीं जा सकते हैं। आपको एक ड्यू प्रोसेस जो है वो पूरा करना था, और हर पार्टी का अपना आइन और कानून है। ये कोई एक आप मुस्लिम लीग नून का आइन तहरीक इंसाफ पर नहीं लगा सकते। तहरीक इंसाफ का आइन और कानून जो पार्टी का है वो मुस्लिम लीग नून पर नहीं लगा सकते। पीपल्स पार्टी का जो सिस्टम है वो आप पीटीआई पर नहीं आयद कर सकते। जो पीटीआई का सिस्टम है वो आप जेयूआई पर आयद नहीं कर सकते। तो हमने जब हर पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन की बात करनी है तो उस पार्टी के आइन और कानून की रोशनी में करनी है। कंपैरेटिव एनालिसिस तो तब हो जब सब पार्टियों के आइन कानून उनके एक जैसे हो, और हम इस मुल्क में कानून बना दें कि जी सब पार्टियां इस एक आइन और अपना ये उनका पार्टी का आइन होगा। जब आपने हर सियासी जमात को अपना अलग पार्टी का आइन और रूल्स बनाने की इजाजत दी है, तो हम उन्हीं आइन और उन्हीं रूल्स की बुनियाद पर उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखेंगे। उसको आप ये कहें कि जी फलां पार्टी में ऐसे होता है तो इसमें ऐसे होता है, वो फिर मुस्लिम लीग नून का आइन अडॉप्ट कर लें, पीटीआई पीपल्स पार्टी का आइन अडॉप्ट कर ले। अपना आइन क्यों बनाया हुआ है उन्होंने? ठीक है, नाज बलोच साहिबा की राय लेते हैं। नाज बलोच साहिबा, बहरहाल ये क्रेडिट तो पीटीआई को जाता ही है और देना बनता भी है कि उन्होंने अपनी फैमिली से कोई बंदा जो है ना वो नहीं दिया है, बल्कि बाहर से कहा जाता है कि एक नौज़ायदा एक बंदा दिया है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पहले सर नाज बलोच साहिबा का मौक़िफ़ ले लेते हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, पीटीआई अपने घर से भी किसी को दे देती चेयरमैनशिप तो कोई मसला तो नहीं था, क्योंकि यूटर्न मास्टर तो पीटीआई है। पीटीआई ने हर वो काम किया जिसके खिलाफ खुद उठकर खड़ी हुई थी। 25 साल पहले जिस प्रिंसिपल और असूलों की बात कर रहे थे, जहां पहले कहा स्टेटस को तोड़ेंगे, फिर कहा इलेक्टेबल्स की सियासत के खिलाफ ये सियासत होगी, फिर कहा ये नौजवानों की पार्टी होगी, लेकिन फिर हुआ क्या कि जब हुकूमत में आए तो पूरी की पूरी काबीना वो तमाम लोगों से, चाहे वो तमाम लोग जो उमर अयूब, खुसरो बख्तियार और वो गुलाम सरवर, ये तमाम वो लोग जो सियासी जमातों में हर दफा हुकूमत में आते रहे और वजारतों के जो है वो उन्होंने पावर भी जो है इस्तेमाल करते रहे, वजीर रहे, और यहाँ तक पाकिस्तान को पहुंचाने में जो है जिनका किरदार है, तो उन्हीं लोगों को फिर दोबारा शामिल कर दिया। कहाँ अली मोहम्मद खान को तो उन्होंने वजारत अच्छी नहीं दी थी जब हुकूमत में आए थे, तब भी उनको एक वो कहते हैं ना खुटे लाइन वजारत दे दी थी, साइड लाइन कर दिया था। तो उनको तो टिकट भी बेचारे को नहीं मिल रहा था। कौमी असेंबली का 2018 में तो अली मोहम्मद खान को तो टिकट तक पीटीआई नहीं दे रही थी, वो तो बड़े मुश्किलों से जाके इनको टिकट मिली थी। तो पीटीआई के कॉल ऑफ फेल में तो तजाद है, और आपने देखा कि 25 साल एक सियासी जमात के साथ अगर मंसूब लोगों के ऊपर उनका एतमाद नहीं है, या अगर जिन्होंने 10-15 साल भी उनकी पार्टी को दिए उन पे भी उनका एतमाद नहीं है, और एक ऐसे शख्स को लाकर जो है सामने खड़ा कर दिया जो खुद कईयों सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट रहे, और वो आए और एक साल नहीं बल्कि कुछ ही महीनों के अंदर वो पीटीआई के चेयरमैन बन गए। अब ये जो पैराशूट चेयरमैन है, ये पीटीआई के वर्कर्स को क्या कबूल होगा या पीटीआई के सपोर्टर्स को क्या कबूल होगा? क्योंकि जिन लोगों के साथ 25 साल ये
बैठे रहे, वो तो सब इनके 9 मई के जो है रवैये के बाद सब पीछे हट गए। कौन है जो जी शऊर शख्स 9 मई के इस मामले के बाद, जबकि उन्होंने अपने कानों से लोगों ने सुना कि इनके अपने पंजाब के लोगों ने, जो इनके वुज़रा थे या इनके जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के ओहदेदार थे, सरकर्दा रहनुमा इनके थे, वो सारे पेश के 9 मई के वाकये के अंदर। आपने नहीं सुना इजाज चौधरी साहब को अपने बेटे से गुफ्तगू करते हुए, आपने नहीं सुना उन लोगों को कि जब धावा बोल रहे थे GHQ में और जाके हमलावर हो रहे थे कोर कमांडर के घर पे जिना हाउस में, तो ये सारी बातें तो आपने खुद सुनी है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एक हेट पॉलिटिक्स की बात कर लें, अपने बयानात जो है उन्हीं के मुखालिफत में जो है एक्शन की बात आप कर लें, कॉल ऑफ फेल में तजाद की बात कर लें, चाहे आप ये देख लें कि PTI को शाह महमूद कुरैशी तक इनको नजर नहीं आए। अब आप ये देख लें कि आप कह रही हैं कि यू टर्न लिया गया है ये खान साहब की तरफ से, जो इतना ये पार्टी चेयरमैनशिप का जो होता है वो दे दिया गया है। तो अली एजाज भुट्टर साहब ने भी हमें नाज, अभी अली एजाज भुट्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनका मौके भी ले लेते हैं। अली एजाज भुट्टर साहब, इख्तिदार में होते हैं तो आप बुज़दार ले आते हैं, आप मंधार में होते हैं तो गौहर नायाब ले आए हैं, क्या कहेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार लिया आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन से हम एक बड़ी अजीब सी बहस में पड़ गए हैं कि एक तरफ इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, तयन भी हो चुका है, सारे रियासती वसाइल एक ही पार्टी को खत्म करने पे लगाए जा रहे हैं। किसी तरीके जो है इनको इलेक्शन से रोका जाए, किसी तरीके इनके निशान को लिया जाए, किसी तरीके बल्ले का निशान लिया जाए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का टुवर्ड्स PTI जो रवैया है बड़ा अफसोसनाक है, और पाकिस्तान की तारीख का, इलेक्शन कमीशन की तारीख का ये पहला फैसला था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। ये रिकॉर्ड पे चीज आप चेक करवा लें। उसके बाद आप देखते हैं कि 160-70 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी के बारे में आपने, किसी के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से आपने कोई ऐसा फैसला नहीं सुना होगा, ना ही आपके सामने आया होगा। और हमारे वो कौन लोग कह रहे हैं हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिन्होंने हमेशा अपने बांजों, भतीजों और फैमिली के बाहर पार्टी को नहीं फेंका। एक पॉलिटिकल पार्टी है वो, उसमें पर्ची पे जो है वो चेयरमैन लगे हुए हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका अपना नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तनकीद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो मरूसियत की सियासत थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज में मरूसियत थी, खानदान के बाहर जो है वो किसी को ओहदे नहीं दिए जाते थे, वो मरूसियत की सियासत को दफन किया है। एक पार्टी के वर्कर को, बातमाद वर्कर को देखें, गौहर खान साहब एक बहुत कमिटेड लॉयर रहे हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, और अदलिया बहाली से लेके उनकी खिदमात जो है वो सारी हमारे सामने है। तो इमरान खान भुट्टर साहब, आप खुद ही उसी पॉइंट पे आ गए हैं। इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी। आपने कहा कि बड़े मंझे हुए वकील हैं, वो माहिर कानून है। मुजम्मिल साहब से मैं जानना चाहती हूँ, मुजम्मिल साहब आप क्या कहेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्यों है, क्या चाहते हैं ये लोग? तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने की क्यों कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा मरूसियत ख़त्म कर दी। मरूसियत की तारीफ ये नहीं है कि आप अपने ख़ानदान में दे दें, उसकी तारीफ ये है कि आप खिलाफ मेरिट कोई काम करें। ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज करें। देखें, ये आपको पिक एंड चूज की इजाज़त, जब आप पिक एंड चूज करेंगे तो वो मरूसियत की ही एक शक्ल है। सिक्के के दो रुख हैं, जब आप मेरिट का कत्ल करेंगे, जब आप पिक एंड चूज करेंगे। अगर चेयरमैन का इंतखाब ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो मरूसियत की ही एक बुरी शक्ल है, वो पिक एंड चूज है। वो आप या तो चेयरमैन का इंतखाब ट्रांसपेरेंट होने दें और आप कहें जी कि हमने ट्रांसपेरेंट इंतखाब कराया है, बाकी जमातों में ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अगर अंगूठा ही लगवाना है और आपने एक जो है जो जिसके बारे में कह दिया गया पर्ची जो जेल से आई है उस पर्ची पर ही अमल करना है, तो फिर ये भी पर्ची वाला चेयरमैन है। ये भी एक बुरी शक्ल है मरूसियत की कि आपने खिलाफ मेरिट और अपने, देखें मुस्लिम लीग नून अपने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, पीपल्स पार्टी अपने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, PTI ने अपने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल नहीं है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात उसके आइन और कानून के तनाजुर में होगी। अगर वो उसके आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं तो ठीक है, अगर मुजम्मिल साहब आपने कहा कि पर्ची वाला चेयरमैन, ठीक जी। एक और बात, कल जब आप नवाज शरीफ के सेनेटर से शेर का निशान छीन रहे थे कि वो पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता और उसका बेनिफिट PTI उठा रही थी, बेनिफिशियरी थी इस लॉ की, जिस लॉ के ऊपर आज इतराज कर रहे हैं, इसका बेनिफिट उठा के ये इन्होंने अपनी सेनेट में हेजमनी बनाई
या आपने उन सेनेटर्स से शेर का निशान छीन लिया, तो तब तो नहीं आपने कहा इलेक्शन कमीशन और अदलिया एक सियासी जमात से निशान छीन रही है। चले भुट्टर साहब से जवाब ले लेते हैं। भुट्टर साहब, ये पार्टी वाला चेयरमैन और साथ में ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट की थी, कुछ लोग तो जियाला भी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट के जरिए बताया था कि पीपल्स पार्टी भी उनको टिकट देने वाली थी, आपने उनको पार्टी का चेयरमैन नामजद कर दिया। बड़ी अच्छी बातें लगती हैं टीवी पे बैठ के जमहूरियत की बातें करना। देखें, जो सच है वो सच है। वो सच ये था कि जिस तरह की फसाइयत का सामना पीटीआई को है, शायद ही किसी और पॉलिटिकल पार्टीज को कभी रहा हो और ना भी है। इस लेवल प्लेइंग के चक्कर में हमने इस मुल्क में वो तबाही की जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। सियासी अदमे से काम आपके सामने है, मुआशी आपके सामने है, लाकानूनियत जो है अभी आपके सामने, वो कभी तारीख में कभी नहीं हुई। फिर चार दीवारी का जो तकद्दस पमाल हुआ जिसका पीटीआई सामना करती रही, वो कभी नहीं हुई। इन हालात में पीटीआई ने इलेक्शन करवाया, इन हालात में पीटीआई सामने आई। बाकी जो आपके सामने है कि किस तरह लोगों को 10-10 दफा, जिस अली मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान को कितनी दफा गिरफ्तार किया, कितनी दफा जाली केसेस में, झूठे बेबुनियाद केसेस में गिरफ्तार किया। जिस शहरयार अफरीदी की अभी आप बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं चेयरमैन बने, किस तरह वो किस हालात में 30-30 किलो उनके वजन कम हुए, किस तरह उन पर तशद्दुद किए गए, लोगों को उठाया गया, जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जबरदस्ती के बयानात दिए गए। तो फिर आप ये बताएं, 2018 के हमें ताने दिए जाते हैं कि 2018 में ये था, तो अब इनको क्या हो गया 2018 में? आप ये बताएं कि क्या नून लीग के उम्मीदवार मैदान में थे या नहीं, वो जलसे कर रहे थे, ये थे या नहीं? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे भी कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो पीटीआई को क्या ताना 2018 के दिया जाता है? हालात ये हैं कि अगर पीटीआई अभी जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए बाहर निकलती है तो वो रोक दी जाती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज बलोच साहिबा अभी कह रहे हैं भुट्टर साहब के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तहरीक इंसाफ को दी जा रही, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो पीटीआई के तर्जुमान हैं वो ये बातें अभी तो कर रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत में थे ये बातें इनकी समझ में नहीं आती थी, ये बिल्कुल हवा की तरह ऊपर से गुजर जाती थी। हम अक्सर पार्लियामेंट में इनको यही कहते थे कि खुदा ने इंतकाम ना ले। आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि चादर और चार दीवारी, लेकिन जब फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करना था तो ईद की रात को जो है उनको एमएस को तब्दील किया गया, जबकि एमएस ने कहा कि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि आप उनको अरेस्ट करके लेके जाएं हॉस्पिटल से, लेकिन क्योंकि इंतकाम का एक भूत सवार था और इनको करना था गिरफ्तार, तो इनको याद नहीं आया कि खातून को किस तरह से घसीट के बख्तरबंद में डालकर पूरे शहर के चक्कर कटवा के फिर उसके बाद जाके जो है वो प्रिजन में डाला गया। तो ये बातें ना करें, ये बातें तब करते जब इन्होंने खुद इंतकाम ना लिया होता। हालांकि मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूं कि विच हंटिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। हम तो खुद विक्टिम रहे हैं, हमने तो हर दौर में विक्टिमाइजेशन बर्दाश्त की है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हर दौर में 80 से तहरीक इंसाफ के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, हमने बर्दाश्त की। लेकिन देखिए, इनके साथ जो मामला है, इनके साथ तो 9 मई के बाद के सारे मामला हैं। ये तो अपने आपको कहते थे कि ये फेवरेट है, ये तो कहते थे कि अंपायर की उंगली उठ गई है, ये तो कहते थे कि जी हम जो है वो न्यूट्रल की बातें करते थे, ये तो एक पेज के गुण गाते थे। इनको तो बहुत सहूलत थी, इनके लिए तो बाकायदा कहा जाता था कि 2-2 साल तक मीडिया जो है कोई मजबूत रिपोर्टिंग करती रही इनके लिए। अब इनको और क्या चाहिए था? ये तो बाजवा साहब के गुण गाते थे, अब ये कहते हैं कि जी साइफर भी डाल दो, गुज़िश्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर हर चीज जो है वो मलबा दूसरों के ऊपर डाल दो। ऐसा नहीं होता। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो फैसले आप लेते हैं और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने पूरी उस वक्त की ऑपोजिशन को जेलों में डाल दिया, सबका आपने मीडिया ट्रायल किया। शहजाद अकबर साहब रोज एक पलंदा लेकर आते थे, वो कहते थे नैब ने अगली दफा इसको पकड़ना है, और वही होता था जो शहजाद अकबर साहब तोते की तरह बोल रहे होते थे। वही सारी कहानी मुज़म्मिल साहब आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि अब क्या तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन जो है कि सियासतदानों की बजाय अब वकला की बेस पे जीतेगी? वकला पे इंहिसार कर रही है पीटीआई जी। नहीं जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिस हालात का पीटीआई सामना थी वो सारी दुनिया ने देखी, इंटरनेशनली लोगों ने देखा। साहब से मैंने क्वेश्चन पूछा था, भुट्टर साहब आपकी राय भी लेंगे इस पे, मुज़म्मिल साहब आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? मेरा नहीं ख्याल कि वकला जो हैं वो कोई इंतखाबी सियासत कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये तो किसी का केस मुफ्त नहीं लड़ते हैं, साथ वाले हमसाये का, तो इनको वोट किसने देना है?
ना इनके अपने इलाकों में इन्होंने कभी किसी का केस मुफ्त लड़ाया, ना किसी की गमी खुशी में जाते हैं। कमर्शियल से लोग होते हैं अपने इलाके से, इनको हर वक्त क्लाइंट हंटिंग करते रहते हैं, इन्हें केसेस चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई तजर्बा कामयाब होगा कि ये हलकों में जाएंगे और लोग इनको गले लगा लेंगे। ये खंबे होंगे और खंबों से ज़्यादा इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं होगी। बेनाम उम्मीदवार होंगे और बेनाम उम्मीदवार के तौर पे ही इंतखाब लड़ेंगे। खैर पूरी उम्मीद तो वो अभी भी बढ़ेगी। इसका जवाब मेरे से सुन लें। इमरान खान साहब ने आज भी दावा किया, वो कहते हैं कि इंतखाबात में जीतेंगे। मैं मुजम्मल सोहरावर्दी साहब से एक और सवाल, मुजम्मल साहब, नून लीग की भी बात कर लेते हैं। मुखालिफाना आवाज़ें जो है नून लीग के अंदर से वो काफ़ी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। ये दानियाल अजीज साहब को अचानक क्या हो गया है? वो एक एमपीए के हलके का झगड़ा है, वहां से आसन इकबाल साहब अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं और दानियाल अजीज साहब अपने किसी सपोर्टर को टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दानियाल अजीज साहब ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है काफ़ी ज़्यादा। अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो उनका अपना टिकट भी ख़त्म हो जाएगा और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बहरहाल वो तो महंगाई का राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 16 महीने के अंदर अंदर नून लीग ने महंगाई की है, जितनी महंगाई है। महंगाई का राग एमपी का टिकट के तनाज़े के बाद जो है वो ज़्यादा उन्हें समझ आया है, वरना इससे पहले उन्हें महंगाई का राग ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। जी बुटर साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? वुकला पे इन्हिसार कर रहे हैं मुजम्मल साहब ने वुकला के हवाले से बड़ी ज्यादती की है। जो बात की है, देखें बात यह है कि इस बरसगीर में उन्होंने कहा कि वो कैंपेन उस तरह से नहीं वुकला शायद कर पाए जिस तरह से एक सियासतदान अपनी कैंपेन करता है। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि वुकला हमेशा वुकला ही ने सियासत की है पाकिस्तान में। आप किसी भी कामयाब सियासतदान को देख लें, वो पहले वकील ही होता है। आप अगर इस मुल्क को बनाने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को देख लें तो उन्होंने पहले कामयाब वकालत की, उसके बाद सियासत की और उसके बाद जो जिस मुल्क में हम रहते हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ मुल्क है। शायद ये भूल चुके हैं। वुकला जो है वो वही। अब देखें बात यह है कि मुजम्मल साहब ने शायद बंद कमरे की सियासतें, बंद कमरे के फैसले और बंद कमरे की सारी चीजें अब देखें, हालात अब जो है वो बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं और हालात और हो चुके हैं। अब इलेक्टिबल्स की सियासत नहीं रही। अब जो है वो चाहे वकील लड़े या डॉक्टर लड़े, इसे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अब इन चीजों से निकल चुकी है। इधर बैठ के ये फैसला करना कि किसको वोट पड़ेंगे किसको नहीं पड़ेंगे, या मुजम्मल साहब करें या मैं करूं या आप करें, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। पीटीआई ने अगर पहले गलत किया है तो उसका फैसला इलेक्शंस में पाकिस्तान की आवाम ने करना है। आवाम को फैसला करने दें। लेकिन इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए हमें 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि भाई आइन की मंशा ये है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है, आपने नहीं करवाए। अभी जो शमाइला साहब अभी कह रही थी तो 4-4 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो वो ये तो नहीं कहे थे ना सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई गई थी कि भाई आइन की मंशा ये है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। देखें हालात ये हैं कि जिसका जो काम है वो करते नहीं है। निगरानों का काम है कि वो उन निगरानी करने आए थे, वो अब जो है वो तरक्याती फंड जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इलेक्शन कमीशन का काम देख लें कि पाकिस्तान की गरीब कौम जो है वो अपना पेट काट के इनकी मराहत और तनख्वाहें पूरी करती हैं ताकि बर वक्त इलेक्शन वो अपना काम नहीं कर रहे, वो इंट्रा पार्टी पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालात अब चेंज हो चुके हैं और जो सर्वे रोज आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं वो सर्वे सारे आपके सामने हैं। मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अभी फ्री एंड फेयर हमारी डिमांड है, इलेक्शन आने दें, फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी कि किसने क्या गलत किया किसने क्या अच्छा किया। चलें नाज बलोच साहिबा का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। नाज बलोच साहिबा, आप तो कह रही हैं नून लीग को आपने तनकीद का निशाना बनाया, तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है, वो कह रही है कि खंबे को भी खड़ा करेंगे तो उनको भी वोट मिल जाएंगे। अगर हम बात करें पंजाब की क़यादत की तो शोर मचाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे। अगर बात की जाए नदीम अफजल चंद साहब की तो कहा जाता है कि उनको कुछ पता नहीं है। अगर जो ग्राउंड पर मौजूद लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है तो फिर पता किसको है? बिलावल जी देखिए, इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल इलेक्शंस मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन का वक्त है और सियासी जमातें जो है वो सब डेफिनेटली अपनी अपनी इलेक्शन की मुहिम करने में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि तमाम सियासी जमातों को एक बिल्कुल जैसे एक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये ना हो कि कोई एक जमात जो है जो गलती माजी में पीटीआई करती रही वही गलती फिर रिपीट ना हो। फिर
कोई और जमात ये लिबादा ना ओढ़े कि जी मुझे बैक सपोर्ट है और लिहाजा मैं जो है वो एक फेवरेट जमात हूँ, तो हुकूमत में जो है वो मैंने आना है। तो एक इलेक्टेबल्स का रुख जो है और वो हवा का रुख पूरा जो वो झोंका है वो एक तरफ आके सिमट जाए और फिर उसके बाद जब डामाडोल हो जाए तो एक एक करके लोग जो है वो वोट जो है उससे छलांग मारना शुरू कर दें। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई के आखिरी लम्हात जो वक्त थे उनकी हुकूमत के, उसमें यही सब कुछ आपने देखा कि हुआ। तो ये वो सारी चीजें हैं जो रिपीट जब होती रहती हैं तो इससे मैं समझती हूँ मुल्क का नुकसान होता है। इस वक्त पाकिस्तान को एक स्ट्रेंथन करने के लिए एक थोरो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के जरिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के जरिए हुकूमत आनी चाहिए और ये अवाम का फैसला होगा। अवाम जिस कैंडिडेट को अपने लिए बेहतर समझेगी, अवाम उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि अवाम का फैसला ही होना चाहिए, अवाम जिसको इलेक्ट करे उसी को इख्तिदार में आना चाहिए। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन में जो फंड्स थे वो नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं, इस पे मुख्तसर आपका कमेंट चाहूंगी। मेरे ख्याल में वो पहुंच जाएंगे, मामला रिजॉल्व हो गया। आज फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो उसकी कैबिनेट मंजूरी हो चुकी है। अच्छा। वो अगले 2-3 दिनों में इलेक्शन कमीशन को मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा इशू है, रिजॉल्व हो गया है आज। और सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गए थे, तो इसका मतलब है ये फंड्स तो रिलीज हो जाएंगे, ये अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ थे, नाज बलोच साहब आपका भी शुक्रिया और अली एजाज भुट्टर साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।